लाइव विद ताहिर राव ग्लोबल न्यूज टीवी पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 अगस्त हफ्ते की शब 8 बजे, यूएई टाइम के मुताबिक रात 7 बजे और कनाडा के टाइम के मुताबिक सुबह 11 बजे देखा जा सकता है। लाइव विद ताहिर राव फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव। ताहिर राव के साथ स्पेशल गेस्ट होंगे चौधरी मुनव्वर अंजुम, मरकजी डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके साथ बातचीत की जाएगी हालात हाजरा पर। देखना न भूलिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद ताहिर राव में हाजिर खिदमत हूँ। आप ग्लोबल न्यूज़ टीवी को देख रहे हैं। काइंडली दिस इज़ यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई भी नया प्रोग्राम अपलोड हो इस पर और एक हम लाइव जाएं तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको फौरी तौर पर देख सकें और बाखबर रह सकें। नाजरीन, अभी पीटीआई की हुकूमत को 2 साल पूरे हो चुके हैं और पीटीआई की हुकूमत जब आई 2018 में तो बहुत सारे वादे वईद करके आई थी और कौम की एक बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उनसे, चूँकि एक ऐसा मसीहा के तौर पे पेश किया गया था इमरान खान को कि वही एक सेवियर ऑफ पाकिस्तान है और वही पाकिस्तान को बचा सकता है। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को इख्तिलाफात हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्टेब्लिशमेंट का और बहुत सारे दूसरे ज़राए का और फैक्टर्स का हाथ है पीटीआई की कामयाबी में। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि एक नौजवान पढ़ा लिखा तबका, जिसको कि हम एक कॉर्पोरेट क्लास और स्पेशली जो लोग ओवरसीज में रहते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया चूँकि वो मुल्क से बाहर थे और जब वो मुल्क के इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और या मिडिल ईस्ट में थे, एक अच्छी और अच्छा सिस्टम देखते थे, तो उनके ज़हन में एक लामहला ख्याल आता था कि यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। इसलिए इस उम्मीद के साथ इमरान खान को हुकूमत मिली। बहुत सारे फैक्टर्स के अलावा एक लोगों ने वोट भी किया। लेकिन अभी इमरान खान की हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं, तो अगर आप एक लिस्ट बनाएं यू टर्न्स की, कि जो कि ना, इसमें दोनों चीज़ें हैं, आप यू टर्न भी कह सकते हैं जो कि उनकी पॉलिसी चेंज है, और दूसरा ये है कि जो वादे पूरे नहीं कर सके। कभी वो कहते हैं मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, कभी वो कहते थे कि पाकिस्तानी यहाँ पे आएंगे, कभी वो कहते हैं 50 लाख घर बनेगा, कभी उनकी तालिबान के बारे में पॉलिसी होती है, कभी उनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पॉलिसी होती है, कभी उसकी मुखालफिन के बारे में जो पॉलिसी होती है उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं है। उसके अलावा और पाकिस्तानी मसाइल बहुत सारे हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। तो इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि कौमी असम्बली में तीसरी बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, सिंध में उनकी हुकूमत है, सेनेट में उनकी अक्सरियत है, उनके मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि हम बात कर सकें कि अपोजिशन 2 साल की जो हुकूमत है उसके बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। और अवाम में, चूँकि ज़ाहिर बात है कि अपोजिशन पार्टियां हो या गवर्नमेंट की पार्टी हो, ये अवाम की मुंतखब पार्टियां होती हैं, जो मुख्तलिफ रोल दिए जाते हैं अवाम की तरफ से। वो समझते हैं कि ये बेहतर रोल अपोजिशन में कर सकती है, तो वो अपोजिशन में उनको बिठाया जाता है, इतनी नंबर ऑफ़ सीट्स उनके पास होती हैं। तो हमने उनको दावत दी है, चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब को, कि वो आज के जो मौजूदा सूरत हाल है पीटीआई की 2 साल हुकूमत के बारे में बात करें। चौधरी मुनव्वर अंजुम साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं लाइव विद ताहिर राव में, ग्लोबल न्यूज़ टीवी पे। बहुत शुक्रिया आपका जी ताहिर राव साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कुव्वत का नाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कौमी अमूर की खिदमात अंजाम दी है। और आजकल के जो इशू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि इमरान खान की 2 साल की हुकूमत वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। जी पाकिस्तान में जो चीनी की कीमत है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स की, वो जो है वो 67 रुपीस। इस वक्त पाकिस्तान में जो चीनी की कीमत है वो 105 रुपए में बिक रही है। जी आटे की कीमत जो है 865 रुपए उन्होंने की, लेकिन इस 1819 रुपए का आटा मार्केट में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि जी हम कर्जे नहीं लेंगे। उन्होंने सबसे पहले आईएमएफ से कर्जे लिए। उन्होंने कहा कि जी हम जो है 1 करोड़ जो है वो नौकरियां देंगे। उन्होंने एक नौकरी देने के बजाय उन्होंने स्टील मिल से 4,500 लोग निकाल दिए। उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने ये किया कि जी हम जो है वो जो है हम दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बात ये है कि ये अवाम के मैंडेट से नहीं आए।
यहाँ जी। पे दोस्तों को पता है कि मैं जब दुबई में आया था, मैंने यहाँ की कहा था कि अगर कभी इमरान खान बरसर इक़्तिदार आया और अवाम ने उसको वोट दिए तो पीपल्स पार्टी उसकी हुकूमत को नहीं गिराएगी। मैं आज भी यही कहता हूँ कि हम उसकी हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, ना हम किसी गैर जमहूरी कुव्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन ये हुकूमत जो है पिछले 2 साल में पूरी तरह नाकाम हो गई है। आपने देखा कि $3 अरब इन्होंने अपने अपना दुबई उनसे लिए, अपना सऊदी अरब से लिए, अगर फिर से दुबई से लिए, फिर उन्होंने चाइना से लिए। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है अमीर तर होता जा रहा है। अब आप देखें कि उनकी पॉलिसी ये रही है कि लूटो और फूटो। अब लूटो और फूटो से मुराद ये है कि आपने देखा शौकत जो अपना है वो अपना जो तहरीन है वो बाहर चले गए। आपने देखा अलीमा खान को इन्होंने जो है एनआरओ दे दिया। आपने देखा उसने से पूछा गया कि जी आपने पैसे कहाँ से कमाए हैं? उसने कहा जी मैंने पैसे जो है मशीन से कमाए, सिलाई मशीन से। आपने देखा कि जो भी इनके लोग हैं वो करप्शन में इस वक्त, आज इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि पंजाब में बड़ी हाई लेवल करप्शन हो रही है। अब आप देखें केपीके में इन्होंने बीआरटी जो है मनसूबा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कल कि जी वो शिबली फराज जो है, फराज साहब हमारे बड़े तलक वाले लोग थे, उनके फादर, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ भी वो वाकई मनसूबा जो है वो गलत है। 2 साल के अंदर इन्होंने जो हरकतें की हैं, आपने देखा है कि वहां पे जो, अब ये देखे भट्टो साहब ने जितने भी लोग थे उनको बाहर भेजा। उन्होंने इंडिया के साथ मुआहदा ये किया कि जी हम अमन करेंगे ताकि जंग ना हो, हम अमन उन्होंने किया। उन्होंने फिर ये मुआहदा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अफराते जर जो है वो बाहर से लाएगी, वो लेकर आए। फिर उन्होंने मुआहदा किया कि यहाँ से लोग बाहर भेजेंगे। उन्होंने हजारों की तादाद में सऊदी अरेबिया में, यूएई में, अपना अपना यूरोप में लोग भेजे। आज वो सारे के सारे लोग हजारों की तादाद में वापस आ गए। दुबई में लोग जो है जो जॉब कर रहे थे वो वापस आ गए। लेकिन इस हुकूमत ने जाके इतना नहीं किया कि हम जाके सऊदी अरेबिया से बात करें, हम यूएई से बात करें, हम कि जो हमारे लोगों को आप निकाल रहे हैं, गरीब वहां के जो लोग मजदूर थे जो रेवेन्यू जनरेट करते थे, वो रेवेन्यू अब पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? अब ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के साथ एक एक साजिश के तहत कश्मीर दे दिया गया। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम यूएन करारदाद के मुताबिक हम कश्मीर का फैसला करेंगे। फिर हमने कहा कि कश्मीर में बसने वाले लोग उसका फैसला करेंगे। ये 1 साल के बाद आज कश्मीर का नक्शा जो है वो इशू कर रहे हैं। अब वो नक्शा जो है आपने देखा है कि जो पाकिस्तान ने शो किया है कि वो ये कहा है कि जी जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। अब जम्मू कश्मीर अगर हमारा हिस्सा है तो हमारे इलाके में 9 लाख फौज इंडिया की बैठी हुई है। अब इंडिया में जो नक्शा उन्होंने शो किया है, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान की फौज बैठी। इसका मतलब है कि इन्होंने बार्टर सिस्टम कर लिया है। यानी कि आप कोई चीज भी देख ले, नाकामी के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अवाम की बात की है, हमने लोगों की बात की है, हमने गरीब की बात की है, कौमी अमूर के काम हमने सर अंजाम दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी गरीबों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मजदूरों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी किसानों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेरोजगार लोगों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज भी वो कौमी असेंबली में जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो आते ही नहीं है और वो वहां बैठ के अवाम और गरीब लोगों की बात करते हैं। सर बात सिंपल ये है कि आप ओवरसीज पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर आज आप लोग पैसे पाकिस्तान में ना भेजें तो पाकिस्तान के पास कल खाने के लिए कोई पैसा ना हो। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा किया करता हूँ, मेरी पीपल्स पार्टी शुक्रिया अदा करती है कि आप लोगों की वजह से खजाने में कुछ रिमिटेंस आती है और लोग जो है यहाँ पे रोटी खा रहे हैं। वरना यहाँ जी पे साहब, लोग आपने भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे रोड पे लोग मरने शुरू हो जाएंगे। और फिर आपने इन्होंने बात की है कश्मीर के बारे में। पिछले अभी 1 साल हो गया और हमने अभी पाकिस्तान ने यौम इस्तेहसाल मनाया उनके कश्मीर पे कब्जे पे। तो आप देखें कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है
पहले पिछले साल इमरान खान ने बड़ी धुआंधार तकरीर की यूएनओ में, उसके बाद चंद दिन के बाद करारदाद पेश हुई, वो पाकिस्तान नहीं पेश कर सका जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है यूएनओ की। फिर हम ओआईसी का इजलास नहीं बुला सके, बल्कि उन्होंने इसके बाद उनकी सुषमा स्वराज, अभी तो उनकी डेथ हो गई तो उनको उन्होंने बुला लिया, बल्कि जो वज़रा कॉन्फ्रेंस हुई, तो पाकिस्तान को कहीं से भी इंटरनेशनली मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक में भी सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी। और आखिरी दम हमने ये कहा कि हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि खारजा पॉलिसी पे पीटीआई की हुकूमत कैसी परफॉर्मेंस करी? और अगर आप सुने जो 2 दिन पहले उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है टीवी पे उसको साथ ARY पे, जो उन्होंने काफी तल्ख बातें की है उनके बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में, तो आप उनकी खारजा पॉलिसी को किस नजर से देखते हैं? देखें जी, खारजा पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में, अपना हेल्थ पॉलिसी में, अपना ह्यूमन राइट्स में, आपकी कोई उनकी पॉलिसी आप उठा लें, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले जब वो पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा थे, वो उस वक्त भी नाकाम हुए थे, वो आज भी नाकाम है। वो पीर साहब जो है वो गद्दी नशीन है, उनको क्या पता अवाम के दुख क्या होते हैं, अवाम की बातें क्या होती हैं। आज वो देखें, कश्मीर के इशू पे आप खुद देखें कि हमारे साथ मुल्क कितने हैं, हमारे साथ तो कोई मुल्क है ही नहीं। हमारे साथ तो कश्मीर इशू पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान ने जब मोदी का इलेक्शन जितवाना था, तो उसने आम लोगों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी आ जाएगा तो कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाएगा। वाकई से सॉल्व कर दी ये बात। एक ही बात उसने अपनी बात पे कायम रहा है वो कायम थी कि मोदी आएगा कश्मीर का सॉल्व हो जाएगा। उसने सॉल्व कर दिया। सॉल्व क्या किया? उसने कश्मीर जो है प्लेट में रख के इंडिया को दे दिया, और वहां के लोग इस वक्त लॉकडाउन में मौजूद हैं। वहां के लोग अभी 2.5 लाख लोगों को उन्होंने कश्मीर में रहने के लिए इजाजत डोमिसाइल दे दिया है। आप खुद सोचें कि 1 साल में 2.5 लाख लोग अगर वहां पे बसने चले गए, और हमारा मौक़िफ़, वो भुट्टो साहब का मौक़िफ़ ये था कि कश्मीर में मेजॉरिटी जो है वो कश्मीरियों की है, लिहाजा उनकी राय का एहतराम करते हुए उनकी राय के मुताबिक कश्मीर का फैसला किया जाए। अब ये साजिश क्या हो रही है जिसमें इमरान खान शामिल है? वो साजिश ये हो रही है कि कश्मीर में 2.5 लाख क्या, वो अब बढ़ते जाएंगे लोग, और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वहां जो है कश्मीरी मिनॉरिटी में ले आएंगे, और जो बाहर से लोग जाएंगे वो जो है वो सारे के सारे जो है वो मेजोरिटी बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये आलमी साजिश है, और इमरान खान उस साजिश का हिस्सा है, और जो शाह महमूद कुरैशी है उसका पार्ट है। शाह महमूद कुरैशी की मैं बड़ी इज्जत और बड़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसकी जो 2 बातें हैं, एक उसका रेमंड डेविड्स का मामले पे बयान देना जिसमें उसने नकामी शो की, और उसने अब कश्मीर पे जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि वो फॉरेन पॉलिसी के काबिल नहीं है। वो HSN का पढ़ा जरूर है, वो उसको, लेकिन वो पीरी फकीरी के लिए काबिल है, लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी के लिए किसी के लिए वो काबिल नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदा होती, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरार होती, और आसफ अली जरदारी इस मुल्क का प्रेसिडेंट होता, और बिलावल भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम होता, तो मोदी सरकार को ये जुर्रत न होती कि वो जो है वो कश्मीर पर कब्जा करता। अब वो क्लेम ये कर रहे हैं कि कश्मीर क्या, हम तो गिलगित बिल्तिस्तान तक जाएंगे। ये अपना मुकदमा हार चुके हैं। ये मुकदमा हारने की वजह से वो अपना क्लेम देने के लिए तैयार हो चुके हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान भी हमारा हिस्सा है। आप देखें कि आप जब आप पाकिस्तान की अवाम के जज्बात का ख्याल ही नहीं रखते, आप जो है वो, इसको पता ही नहीं है कि खारजा पॉलिसी क्या होती है, इसको पता ही नहीं है कि अपना अपना मुल्क कैसे चलाया जाता है। ये तो नाकाम, हमारी हिस्ट्री में डिक्टेटर भी आया है। मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर जो थे ना, कम से कम उनके साथ फौज थी। इसके साथ तो फौज का कुछ लोग फौज इसके साथ नहीं है, कुछ लोग, कुछ जनरल इसके साथ खड़े हैं, और कुछ सियासतदान वो खड़े हैं जो कि अपना मुफाद परस्त है। वो मुफाद ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लुटो और फुटो। आपने देखा कि इनके जितने भी लोग हैं वो उनको फायदा दे रहे हैं, वो रिजाइन कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं।
आप अपना जो मेडिसिन में जिन्होंने पैसे कमाए उनका अता पता कोई नहीं है, जिन्होंने चीनी में पैसा कमाया उनका कोई अता पता नहीं है, जो आटे में पैसा कमा रहे हैं उनका कोई अता पता नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं, पैसा जो है वो जो फ्लोट हो रहा है वो बाहर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं ये फिगर्स जो दे रहे हैं वो सारी की सारी गलत दे रहे हैं। आप देख ले कि जितने कर्जे इन्होंने 2 साल में लिए हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं लिए, किसी और अपने जमात ने लिए, सबसे ज्यादा कर्जे इस मुल्क में मुशर्रफ ने लिए थे, और उसके बाद उससे ज्यादा कर्जे जो है वो जो है अपना अच्छा, ये चौधरी साहब, हम अपना इमरान खान ने लिए। एक जी बात और, जी वो जो गरीब है, जो वो देखता है कि यार उसे तो पता ही नहीं है कि उसने अपना जो है $2000 जो है वो दुनिया का देना है। वो बेचारा अगर गरीब जो है रोटी से आता है, वो उसको इल्म ही नहीं है। गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है इस मुल्क में, और अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है। जी अच्छा, जैसे पाकिस्तान आपका ताल्लुक लाहौर से है और पंजाब से है, वैसे आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मरकजी, तो पंजाब एक 60% पाकिस्तान का जो बनता है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से और सबसे बड़ा सूबा है, और पंजाब एक बहुत बड़ा हमेशा से सियासी एक बैटल फील्ड भी रहा है कि जो पंजाब जीत जाता है उसकी हुकूमत बनती है। तो पंजाब में पिछले 2 साल से बुज़दार की हुकूमत है, पीटीआई की। तो आप पीटीआई की हुकूमत को किस नज़र से देखते हैं? पंजाब की हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है? और अभी जो चंद बातें चल रही हैं कि शायद उनको चेंज कर दिया जाए, परवेज इलाही का नाम आ रहा है, कुछ और लोगों का नाम आ रहा है, तो क्या अगर कोई ऐसी चेंज आती है तो पीपल्स पार्टी के आल दो 6 मेंबर हैं हमारे, बहुत कम तादाद में है, तो हमारी क्या हिकमत अमली होगी? सर जी, बात ये है, 5 आईजी चेंज किए उन्होंने, 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज किए हैं इन्होंने, अपना कई सेक्रेटरी चेंज किए हैं, डिफरेंट जगह पे इन्होंने लोग चेंज किए हैं। चीफ मिनिस्टर भी चेंज हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक बंदा जो बकरियां चराने वाला बंदा है, जिसपे आज ये इल्जाम लग रहा है कि वो 7 करोड़ रुपए लेके उसने शराब का लाइसेंस दिया है। आप खुद सोचे कि यहाँ आज खुद इमरान खान ने ये बात मानी है कि पंजाब में करप्शन बहुत हो रही है। एक प्राइम मिनिस्टर बात मान रहा है तो पीछे क्या रह गया? जी बुजदार जाएगा तो बुजदार का कोई भाई आ जाएगा। इस मुल्क में पंजाब में 12 करोड़ की आवाम है, 12 करोड़ आवाम जो है वो इस वक्त पिस रही है। यहाँ पे जो प्राइसेस है वो तकरीबन इस वक्त 40% और 50% इंक्रीज कर गई हैं। आप जो ये लोग फेल हो चुके हैं, आप लोगों को ये कह रहे हैं कि यहाँ कोरोना खत्म हो गया। आपको मैं बात बताता हूँ, पंजाब में कोरोना खत्म नहीं हुआ। आप जितनी कम टेस्टिंग करेंगे उतना कोरोना के केसेस कम आएंगे। पंजाब में टेस्टिंग ही नहीं हुई है तो कोरोना से कहाँ आ जाएगा? कोरोना तो मौजूद है। आप जाके देखें कि अभी इन्होंने कहा जी स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना का अपना जो है कोरोना कम हुआ है। नो, जहां पे टेस्टिंग नहीं हो रही, बुजदाग जो है वो इस मुल्क का जो इस वक्त 12 करोड़ अवाम का जो वज़ीर आला बना हुआ है। अब परवेज इलाही आप कह रहे हैं, परवेज इलाही उनके खिलाफत बहुत बढ़ चुके हैं। ये आपको नया लाएंगे डुगडुगी बिछाने वाला और अवाम को कुछ करेगा, क्योंकि चेंज में लोग की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लोग समझते हैं कि शायद जो है हम लोग जो है ना वो अपना नया कर देंगे, जैसे इन्होंने चीफ सेक्रेटरी चेंज किया हम वज़ीर आला भी चेंज करेंगे तो लोग मुतमिन हो जाएंगे। सर लोग मुतमिन नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून ने तो ये कहा है कि पिछले दिनों 2 दिन पहले हामिद मीर के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह बैठे तो उन्होंने कहा कि अगर परवेज इलाही वजीर आला के उम्मीदवार बनते हैं तो मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट दे विल सपोर्ट एज ए चीफ मिनिस्टर। तो पीपल्स पार्टी की आल दो 6 वोट हैं, लेकिन क्या हिकमत अमली है, क्योंकि इस तरह का बैलेंस बहुत रेजर थिन इनकी मेजोरिटी है, तो बड़ा रोल 6 मेंबर्स का भी हो सकता है। तो इसके बारे में पीपल्स पार्टी ने कोई सोचा है, कोई इजलास हुआ है या कोई हिकमत अमली तय की है? देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब का ये जाती मौकफ तो हो सकता है, ये उनकी पार्टी का मौकफ नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। नून लीग का भी अपना कोई मौकफ होगा उनके इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन एपीसी का इजलास जो है वो बहुत जल्द हो रहा है। अभी एपीसी के इजलास के बाद फैसला होगा कि हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि अभी हिकमत अमली यही हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर यहाँ पे चेंज की जरूरत हुई, लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि हम लोग गैर जमहूरी कुव्वत का साथ नहीं देंगे। हाँ, जमहूरी तौर पर अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई चेंज आएगी
उस चेंज में हम लोग तमाम पॉलिटिकल जमातों को, स्टेक होल्डरों के साथ बात करके फिर चेंज लेकर आएंगे। ये जरूरी नहीं है कि काफ लीग को ही वज़ीर आला मिले। मैं समझता हूँ कि कोई भी आ सकता है, मे बी जी पीपल्स पार्टी आ जाए, ये भी हो सकता है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। सियासत में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। सियासत में कुछ भी आप आदमी फैसला नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त हमारे राब्ते काफ लीग के साथ भी है, हमारे राब्ते जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी है, हमारे राब्ते एएनपी वालों के साथ भी है, हमारे राब्ते बलोचिस्तान वालों के साथ भी है, हमारे राब्ते जो है वो नून लीग के साथ भी है। पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें, दोनों बड़ी जमातों के साथ हम आपस में मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला करना है और वो बहुत जल्द हम फैसला करेंगे कि हमें कैसे चलना है। हमें मुल्क बचाना है, फैसला हमने ये कर लिया है। हमें मुल्क बचाने के लिए कुर्बानी देने से भी हम दरेग नहीं करेंगे। हम जेल में जाने के से भी दरेग नहीं करेंगे। हम जो है ना आप क्या समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज ग्रैंड नहीं अपोजिशन अलायंस बन रहा है? करेंगे। जी क्या फरमाया आपने? क्या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग जो है ना, हम इस पे एक जो है मैंने एक तजवीज दी है कि हम लोग जो है ना रियल डेमोक्रेसी अलायंस की तरफ शायद हम जाए। रियल डेमोक्रेसी अलायंस ये है कि जिसको पब्लिक वोट दे, जो पब्लिक जिसको लेकर आए। हम लोग नहीं चाहते कि सिलेक्टेड लोग आए, कि जो स्टेब्लिशमेंट चाहे उसको लेकर आ जाए। हम रियल डेमोक्रेसी अलायंस की तरफ जरूर जाएंगे और अभी इसका नाम का फैसला होगा कि क्या अलायंस का नाम होगा। पहले एमआरडी बनी थी, फिर एआरडी बनी थी। जी हमें हमें जो है ना मुल्क और कौम के लिए काम करना है। हम लोगों ने मुल्क को बचाना है। हमने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। हमने गरीब की बात करनी है। हमने खुशहाली लेकर आनी है। अब आप देखें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने तो लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और इस मुल्क में अगर पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा ना किया और बड़ी जमातों ने अपना किरदार अदा ना किया, तो सॉरी टू से कहते पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इस मुल्क में कोई भी अफरा तफरी आए। इस मुल्क में हम चाहते हैं कि अमन और सुकून आए। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क की बका के लिए काम किया है और आइंदा भी हम बका के लिए काम करेंगे। मैं बात कर रहा था, हम पार्टी की अंदरूनी सियासत की बात कर रहे थे। हमने जी बात की हुकूमत के बारे में और आपकी स्ट्रेटजी के बारे में कि एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्टी होती थी और जो अपर पंजाब था वहाँ से पिंडी से भी हमने सीटें जीती थी, हमने गुजरांवाला से हमने बहुत सीटें जीती थी, शेखुपुरा में हमने सीटें जीती थी, फैसलाबाद में हम बहुत स्ट्रांग थे, लाहौर में बहुत स्ट्रांग थे, कपूर, उकाड़ा, साहिवाल हम पार्टी थे वहां पे। तो 1988 में मुझे याद है कि लाहौर की 9 एमएनए की सीटें थी और जिसमें से 6 हमने जीती थी और 2 मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, जबकि आईजीआई थी और फुल इमरान खान, नवाज शरीफ उस वक्त ब्लू आइड थे उसके इस्टेब्लिशमेंट के और आईएसआई के। तो उसके बाद से आप देखें हमने हुकूमतें बना ली, अच्छी बात है, कुछ सीटें भी हमने निकाल ली लेकिन इलेक्टेबल्स के थ्रू। लेकिन बाद से कांस्टेंट डिक्लाइन आ रहा है पार्टी में, पीपल्स पार्टी में, सेंट्रल पंजाब में स्पेशली। और अगर मेरा ख्याल है, मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो ये भी हमारी बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि पीपल्स पार्टी वहाँ पे जनूबी पंजाब में मजबूत है, वहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं हमारे साथ, लेकिन वो भी हार जाते हैं, 30-40 हजार 50,000 वोट से ज्यादा नहीं लेते। तो इस क्या आप समझते हैं कि अगले इलेक्शन में 2-3 साल रह गए इलेक्शन होने में, उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे, तो क्या आप एक मुअस्सर कुव्वत बन सकते हैं पंजाब में? देखें जी, आपकी बात ठीक है। एक सेकंड आप जरा वेट करें, मेरी वो स्पीकर ऑन नहीं है। आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सेकंड। बड़ी अच्छी बातें आपके साथ हो रही है। जी और अपना बात यह है कि अपना अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं 1997 की बात करूंगा। 1997 में जो है हमें पूरे पंजाब में कोई हमारा एमएनए नहीं था। जी एक सीट हमें नहीं मिली थी। जी हमें बिल्कुल। 18 एमएनए मिले थे, जो कि वो मिले थे वहां से अपने सिंध से। सिंध से, जी। अच्छा,
अब पंजाब में जो है वो 97 के बाद जब 2002 आया, 2002 में हमने सबसे ज्यादा सीटें जीती। वोट भी हमारे सबसे ज्यादा थे, हमारे उस वक्त वोट थे 7.5 मिलियन और काफ लीग के वोट थे 6.8 मिलियन, जी लेकिन इक़्तिदार 6.8 मिलियन को मिला। दूसरी हम्म, बात यह है कि फिर पेट्रोट बन गया और नैब का इदारा उसी दौर में बना और जी नैब के इदारे ने ही वफादारियां तब्दील करवाई। और जी जी आपको याद होगा कि हमारे जो लोग 2002 में उनको वहां से उन्होंने रिमूव किया, रिमूव करके उन्होंने वहां पे जो है अपने अपनी वफादारी चेंज करके उनको वजारतें दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक कुव्वत का नाम है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर 97 में अगर सीट नहीं मिली तो क्या 2002 में सीटें में मिल गई थी। और ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर पंजाब में फिर भी 6-7 एमएनए है, उस वक्त तो कोई एमएनए नहीं था और हम दोबारा से इक़्तिदार में आए। आज पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करवा दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को मौका दिया गया और मैं समझता हूँ अवाम ने अगर उनको हक दिया गया कि वो वोट का इस्तेमाल सही कर सके तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से पंजाब में काम कर रहे हैं, आप यकीन जाने कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम की आखिरी उम्मीद है। वो कहते हैं कि अगर इस मुल्क को कोई बचा सकता है, अगर इस मुल्क की फलाह के लिए वो काम कर सकता है, अगर इस मुल्क को आगे ले जा सकता है, इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है, इस मुल्क के लिए कोई अपना किरदार अदा कर सकता है, वो बीबी का बेटा किरदार अदा कर सकता है, वो जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा किरदार अदा कर सकता है, वो आसफ अली जरदारी साहब का बेटा किरदार अदा कर सकता है। अभी आपने खुद देखा कि शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि जो है वो अपना जो है बिलावल भुट्टो के जवान कंधों पे हम बोझ डालेंगे। इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि आने वाला दौर जो है वो पीपल्स पार्टी का दौर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो कहीं नहीं गया। वोट बैंक आप कैलकुलेट कर ले पंजाब में, वो वोट बैंक पीपल्स पार्टी का इंटैक्ट है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत जमात है जिसका वोट बैंक इंटैक्ट रहता है, वरना तमाम जमातों की आप हिस्ट्री निकाल लें, उसमें लोगों का वोट इंटैक्ट नहीं रहता, उसमें उनका वोट फ्लोटिंग वोट है। फ्लोटिंग वोट क्या होता है? फ्लोटिंग वोट वो होता है कि आज आपके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ। लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर की एक क्रेडिबिलिटी है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को कि वो आज भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को जब ये पता चलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस इलेक्शन में इक़्तिदार में नहीं आ रही, वो घर बैठ जाता है वो, लेकिन वो किसी और को वोट नहीं देता। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि पहली दफा तरीके इंसाफ जब इस दफा वोट पड़ा है तो उसमें कोई 4 से 5%, 6% वोट जरूर पीपल्स पार्टी का जो यंग जनरेशन थी उन्होंने अपने तरीके इंसाफ को वोट दिया। लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी सुनाता हूँ, वो ये कि वो जो 6-7% वोट तरीके इंसाफ को मिला था पीपल्स पार्टी का, वो सारे का सारा वापस आ चुका है। वो सारे के सारे को समझ आ गई है कि ना इन्होंने नौकरियां दी, ना इन्होंने घर बनाए, 50 लाख घर, जितने वादे किए इन्होंने। इन्होंने कहा मैं कशकोल तोड़ दूंगा, मैं जो है भीख नहीं मांगूंगा, इन्होंने भीख मांगी। इमरान खान ने कहा कि मैं 50 लाख जो है घर दूंगा, इन्होंने घर नहीं दिया। मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, उल्टा लोगों निकाला, इन्होंने नौकरियां नहीं दी। लोगों को समझ आ गई है पार्टी का वोट जो गया था, वो जो तरीके चौधरी साहब था, इसमें एक दो उम्मीद लेकिन एक शायद तो आप बात करेंगे सिर्फ लाहौर की। अगर तो बात करेंगे लाहौर की तो मैं लाहौर में आपके साथ एग्री करता हूं कि उन्होंने, कुछ लोगों ने, कुफ्तों ने बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप बात करेंगे साउथ की तो साउथ में हमारे जो है तकरीबन 35 एमएनए जो है वो 3 से 4 हजार वोटों से हारे हैं। आप जी अगर ऊपर से शुरू हो जाए रेमिया खान से, आपने यूसुफ रजा गिलानी की सीटें देख लें, आप मखदूम शाहबुद्दीन की सीट देख लें, आप जो है वहां से अगर शुरू होते हैं रेमिया खान से, कर्नल नवीद की सीट देख लें,
आप खानेवाल की सीटें देख लें, आप अपना सहीवाल की सीटें देख लें, आप जो है वो मेलसी की सीटें देख लें, आप वो सारे के सारे उस एरिया में लोग जो है वो जो हारे हैं और वो थोड़े कम वोटों से हारे हैं। अच्छा, दूसरा लेकिन ये सर एक बात आपकी मैं मानता हूँ, इलेक्शन मीटिंग सेल पंजाब का सदर भी रहा हूँ और मैंने जो है पूरा एनालिसिस किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा से हराया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वह जमात है जो पोलिटिकल जमात है। बाकी तो गमलों में सजाई हुई जमातें हैं। गमलों में सजाई हुई जमातें वो है कि आप गमलों में बंदा लगाते हैं और अपनी मर्जी का उसको अपना उसको फूल पानी देते हैं और उसको ग्रो करते हैं और फिर उसको निकाल के फेंक देते हैं। बात यह है कि अगर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना मौका देकर उनको आगे लाया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बका के लिए काम कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर आपने देखा है, जितनी जितने टैलेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है किसी और जमात में नहीं। एक होता है अपना इलेक्टेबल और एक होता है पोलिटिकल, ट्रू पोलिटिकल बंदा। जी इलेक्टेबल जो होता है वो आज मेरे साथ है, कल को किसी और के साथ है, परसों किसी और के साथ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज भी ट्रू वर्कर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है और वो पीपल्स पार्टी को समझता है और उसे पता है कि जुल्फकार अली भट्टो के साथ अगर के उसके आइडियोलॉजी के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि जी जुल्फकार अली भट्टो, लोग कहते हैं कि जुल्फकार अली भट्टो जिंदा क्यों है? भाई वो जिंदा क्यों ना हो, इसलिए कि वो गरीब का साथी था, वो इसलिए जिंदा है। उसने लोगों को आवाज दी इसलिए जिंदा है। उसने 90,000 कैदी रहा करवाए इसलिए जिंदा है। उसने 5,000 मुरब्बा मील का एरिया वापस लिया इसलिए जिंदा है। उसने जेनरिक नेम दिए वो इसलिए जिंदा है। उसने स्टील मिल दी वो इसलिए जिंदा है। उसने अपना जुल्फकार अली भट्टो ने गरीबों को, हारियों को उनका शनाख्त दी इसलिए जिंदा है। जुल्फकार अली भट्टो आने वाली नस्लों में भी जिंदा रहेगा और आज उनका नवासा बिलावल भट्टो जरदारी इसलिए पार्टी की खिदमत कर रहा है कि वो मोहतरमा बेनजीर भट्टो ने उसको, जुल्फकार अली भट्टो ने अवाम की जो है वो कहा कि अवाम के पैरों के नीचे जन्नत है। ठीक है, आप मोहतरमा ने कि ट्रेनिंग बिलावल भट्टो जरदारी क्यों है, और बिलावल भट्टो जरदारी की ट्रेनिंग मोहतरमा बेनजीर भट्टो ने की। मोहतरमा बेनजीर भट्टो ने कहा कि अब आपकी इस अवाम की बाजू में आपके हाथ में पकड़ा रही हूँ, क्योंकि इस मुल्क में जब तक डिक्टेटर रहेगा, जब तक आमरीत रहेगी, इस मुल्क में जब डिक्टेट करने वाले लोग रहेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और मैं चाहती थी कि मैं इस मुल्क को तरक्की करते हुए देखूं। मैं चाहती थी कि इस मुल्क में गुर्बत खत्म कर सकूं। मैं चाहती थी दहशतगर्दी को इस मुल्क से बाहर फेंक सकूं। मैं चाहती थी कि जो लोग सवात पे झंडा लहराने का ख्वाब देख रहे हैं, मैं उनको इस मुल्क से बाहर फेंक सकूं। मैं चाहती थी कि इस मुल्क में गरीब जो है वो एक 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 दरमियाने तबके से ऊपर जा सके। मैं चाहती थी कि जो 22 खानदान है इस मुल्क में 500 खानदान बन जाएगा। तजारत जो तजारत करने वाले लोग हैं वो हमेशा अपने मुफाद की बात करते हैं, वो कभी गरीब की बात नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि हर उन्होंने इसलिए जो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने जब एनएफसी अवार्ड दिया तो अपना जरदारी साहब ने अपने इख्तियारात दे दिए प्राइम मिनिस्टर को। ये वही सोच थी जो मोहतरमा बेनजीर भट्टो की थी। उन्होंने अपने इख्तियारात दिए। आसफ अली जरदारी ने जब 18वीं तरमीम दी तो सूबों को शनाख्त दी, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी, उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपना सी पैक लेकर आएंगे, उन्होंने कहा कि हम जो है ईरान से गैस लेकर आएंगे। और आसफ जरदारी साहब को पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी क्या है उनकी? उनकी दुश्मनी सिर्फ एक बात पे है कि हम गरीबों की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि गरीब जो गरीब रहे ताकि हम हुकूमत कर सके। लेकिन पाकिस्तान पीपल चाहती है कि इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो ताकि गरीब को पूरा हक मिले और वो अपनी बात कर सके। और ये लोग चाहते हैं कि गरीब को उसका हक ना मिले, क्योंकि हक नहीं मिलेगा उसको रोटी की पड़ी रहेगी तो वो हुकूमत करते रहेंगे। इसलिए कि गरीब को ये गरीब रहना देना चाहते हैं। हमने अगर अगर आप पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती तो ना कश्मीर का मसला होता, अब सी पैक का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता और डैम के जो 26 मनसूबे हमने तैयार किए थे वो भी कंप्लीट होते। और जब ये गैस आती तो इंडिया हमारा मुताज होता, हम उसको गैस दे रहे होते।
ना कि हम इंडिया को के पास तल्ले कर रहे होते कि आप कश्मीर से निकल जाओ। यार कैसे लोग हैं आप, कि हम लोग कैसे लोग हैं कि आज आप कहते हैं जी कश्मीर जो है वहां पे 1 साल हम खामोशी, तो फिर अब आपने खामोशी इख्तियार की तो परमानेंट खामोशी इख्तियार कर चुके हैं आप। आपने कहा कि जी हमने खामोशी इख्तियार करनी 5 मिनट की, भाई आप तो परमानेंट खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। वो कहाँ चले गए? चीन पे कब्जा कर लिया जी, वहां घास नहीं उठती। किसने कब्जा किया? कारगिल का इशू किसने छेड़ा? कई लोग वहां मारे गए। भाई कारगिल का इशू ना होता, चीन का इशू ना होता, तो आज अगर डिक्टेटरशिप 35 साल इस मुल्क में ना होती, जमहूरियत चलती रहती, तो आज भारी खुशहाल होता, आज मजदूर खुशहाल होता, आज किसान खुशहाल होता। आपको एक बात आपको पता होगा, आप तो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आपको पता है कि 550 रुपए गंदम थी, पाकिस्तान जी पीपल्स पार्टी ने 1100 रुपए गंदम कर दी। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दुनिया ने माना कि बेहतरीन सोशल प्रोग्राम है ये, हमने वो सोशल प्रोग्राम दिया, हमने लोगों की इनकम में इजाफा किया। इन्होंने जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने नाम पे अपने खाते में डाल लिया। आज ये कहते हैं कि जी हमारे टाइगर, भाई कौन से टाइगर? अब टाइगरों का दिन हम मनाएंगे, कौन से टाइगर, कौन से ये सारा कुछ, ये सब जो है ना, ये लोगों को एक लालच दिया जा रहा है अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत करे, जरूर करे, लेकिन साथ गरीबों की भी बात करें। हम चाहते हैं कि जो इन्होंने वादे किए थे कि जी हम जो है इस मुल्क में बाहर से लोग आके यहाँ पे नौकरी करेंगे, तो बाहर से तो लोग इस वक्त तकरीबन कुछ 6-7 लाख आ चुका है। यार उनको तो नौकरियां दे दे, उनके लिए तो कुछ सोच ले, उनके लिए तो कुछ कर ले। जो दुबई से लोग आए हैं फ्लैटें भर भर के, उनके लिए कुछ कर ले। जो सऊदी अरब से फ्लैटें भर भर के आए हैं, उनके लिए कुछ कर ले। अब वो लोग जो है, जो बाहर से पैसा कमा के आए थे बेचारे, वो आज भूखे मर रहे हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त ना जॉब है उनके पास, बेचारों के पास। वहां पे ले रहे थे वो 3000 दिरहम, और यहाँ पे बेचारे 3000 की नौकरी उनको मिल रही। उनके घर में भूख है, वो ना किसी को पता। बिजली की कीमतें आपने बढ़ा दी। आप इतना फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ कि बिजली की कीमत जो है वो आप पर यूनिट जो है वो हमारे दौर में 11 रुपए थी, अब 22 रुपए है। डबल हो गई बिजली की कीमत। ऑयल अच्छा जो सर, है, एक और बात बताएं मुझे इस पे। हम बात कर रहे थे पंजाब की पे, अपर पंजाब और जनूबी पंजाब की अभी तो तंजीमें भी हमारी दो हैं। पीपल्स पार्टी के मंशूर में है कि जनूबी पंजाब सूबा भी बनाएंगे। तो हम बात करते हैं, अक्सर पीपल्स पार्टी लोग नारा लगाते हैं तख्ते लाहौर या अपर पंजाब को। तो जब आप किसी के खिलाफ नारा लगाते हैं तो आप एक फ्रीक बन जाते हैं कि जिसके खिलाफ आपकी जंग है। जैसे आप बात करते हैं कि जी हम मजदूर की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सरमायादारी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मिल मालकान ने ये कर दिया। तो पीपल्स पार्टी का जो अपर पंजाब है वो तो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा। लाहौर था, शेखुपुरा है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, मंडी बहावलदीन है। तो हमने अपने आप को विड्रॉ क्यों कर लिया उससे, अपर पंजाब से? जब हम बात करते हैं तख्ते पंजाब ने, तो पंजाब में फंड लगे। तख्ते लाहौर की बात करते हैं कि अपर पंजाब में सारे फंड लगे, तो वो भी तो हमारी ही अवाम है, वो भी तो पीपल्स पार्टी की वोटर है। वो भी हमें उनके दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए लगाती है सीनियर लीडरशिप के लेवल पे भी, और हमेशा तख्ते लाहौर की बात करते ही है कि जी लाहौर में और अपर पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में सारे फंड लग गए और जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला। तो जब आप किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी एक सरमायादार के खिलाफ या जागीरदार के खिलाफ बात करती है, तो इसका मतलब होता है कि आप जागीरदार या सरमायादार की मुखालफत मोल ले रहे हैं और उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जब आप इसी तरीके से अपर पंजाब की या सेंट्रल पंजाब के खिलाफ बात करेंगे कि जी तख्ते लाहौर और सारे फंड लाहौर में लग गए हैं या उसमें लग गए हैं, अपर पंजाब में लग गए हैं, तो लाहौर और अपर पंजाब तो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहावलदीन, ये सारे पीपल्स पार्टी के गढ़ थे। तो हमने उनसे विड्रॉ क्यों कर लिया? तो इसका मतलब क्या वो हमारी आवाम नहीं है? क्या हमने उनसे वोट मांगना छोड़ दिए है, या हम लाउमीद हो गए कि नहीं अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है और हम सिर्फ जो है ना दूसरे पे फोकस करेंगे, हम उनके दिल नहीं जीत सकते? नहीं ऐसी बात नहीं है। ये आपको मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पीपल्स पार्टी को सोची समझी साजिश के तहत इनको धकेला गया है पीछे, वरना पीपल्स पार्टी का वोट बैंक आज भी मौजूद है। इस पे आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि शेखुपुरा, उकाड़ा, गुजरांवाला, भवंडी बहाउद्दीन, अपना गुजरात
और ये अपर पंजाब और ये जो अपना है अपना सेंट्रल पंजाब, इसमें भी जी पार्टी की से थी और भी पार्टी की से है। ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि से कभी नहीं थी, से थी। और हम इन जगहों पे सीटें जीतते रहे हैं, आज भी जी सर। लेकिन आप प्लीज फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो कराएं। फेयर फ्री इलेक्शन कराएंगे तो कांग्रेस पार्टी, ये एक ही जमात से डरते हैं। ये जो मेरा बैठा क्वेश्चन ना ये जो है कि हम नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अगर एक फंड गुजरांवाला में लग गया, वहां पे कोई बाईपास बन गया या फ्लाईओवर बनता है, तो मैं अगर एक गुजरांवाला का रहायशी हूं, तो उसके बारे में अगर पीपल्स पार्टी बात करेगी कि तख्ते लाहौर और सेंट्रल पंजाब में फंड लग गए और सारा वो होगी, तो ठीक है, हमारा जनूबी पंजाब का वोटर तो खुश हो जाएगा, उसको तो पता चलेगा कि ओके हमारा फंड वहां पे चला गया। तो लेकिन मेरा अगर घर के सामने से सड़क बनी है, तो मैं अगर पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ, अगर गुजरांवाला के एक वोटर के खिलाफ या एक आम शहरी के खिलाफ बात करेगी, तो वो अपना वो फील करेगा कि यार मेरे साथ ज्यादती करी पीपल्स पार्टी तो मेरे खिलाफ है। तो उसके बारे में आप तख्ते लाहौर के खिलाफ क्यों नारा लगाते हैं या अपर पंजाब के खिलाफ क्यों बात करते हैं? देखिए, हम लोगों ने कभी भी जब भी बात की है तो हमने ये कभी नहीं कहा सेंट्रल पंजाब की, कभी हमने बात नहीं की। हमने अपर पंजाब की कभी बात नहीं की। हम तख्ते लाहौर की जरूर बात करते रहे हैं। तख्ते लाहौर का मतलब सिर्फ एक ही बंदा था, वो आप भी समझते हैं। और तख्ते लाहौर का मतलब ये था कि वो सारा पैसा जनूबी पंजाब का, दई इलाकों का, वो सारा का सारा पैसा लाहौर में लग रहा था। यार पूरा पंजाब लाहौर नहीं था, पूरा पंजाब पंजाब है। अगर बजट मिला है, आपने देखा कि उन लोगों ने पैसा जो है वो सारा जनूबी पंजाब का हो, अपर पंजाब का हो, तो वो लाहौर में लगाया गया। हम उसकी पॉलिसी के खिलाफ थे। बात यह है कि अगर वो तख्ते लाहौर का जब जिक्र होता था और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के बारे में बात होती थी, वो बंदा आपके भी इलम में है, मैं वो जी बात जी रिपीट नहीं करना चाहता। जी, मेरा क्वेश्चन लेकिन आपसे, चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आप एक शहर का नाम लेते हैं, पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है जो कि लाड़काना कहलाता था लाहौर, जिसमें से 1988 में हमने 9 में से 6 सीटें जीती थी। तो मेट्रो बनेगी या कोई और लाइन बनेगी, उसमें पीपल्स पार्टी का वोटर भी बनेगा। जब आप तख्ते लाहौर का कहेंगे जी लाहौर में फंड लग गया है, तो इसका मतलब है कि आप पीपल्स पार्टी के वोटर को भी महरूम करना चाहते हैं। आप प्रोजेक्ट की मुखालफत करें कि यार ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमें हेल्थ पे लगाएं, प्रायोरिटाइज करें चीजों को, वो एक ऐसे इशू पे बेस्ड बात करनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। हमने हमने कभी ये नहीं कहा कि प्रोजेक्ट, हमने प्रोजेक्ट की हमेशा हिमायत की है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इक्वलिटी करें, जी आप पैसे को डिवाइड करें। आप ये ना करें कि आप मेट्रो को बनाने के लिए आप सारा पैसा इधर उधर का ला के मेट्रो, अब आप बताएं कि मेट्रो में लोग कितने उसका फायदा उठा रहे हैं। 1.5 लाख बंदा, तो लाहौर तो है 1 करोड़ 22 लाख का बंदा। आप उससे बेहतर नहीं था कि मेट्रो में पैसा लगाने के बजाय आप वो पैसा छोटी मोटी सड़कों के ऊपर लगाते। आप वो पैसा जो है वो गुजरांवाला में लगाते, वो पैसा आप सियालकोट में लगाते, वो पैसा मंडी बहाउद्दीन में लगाते। जी आपने क्या किया कि तमाम पैसा जो है जाके मेट्रो पे लगा दिया। अब वो आपने जो प्रोजेक्ट करना होता है, वो प्रोजेक्ट करने से पहले ये फैसला करना होता है कि वो प्रोजेक्ट का कितने लोगों को फैसला होगा। ये नहीं जी होता कि वो प्रोजेक्ट अगर लाख लोगों को फायदा हो रहा है तो आप सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। अब आपने देखा है कि हम जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, हम प्रोजेक्ट करने पे खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट करें, लेकिन आप इक्वलिटी पे करें। आप प्रोजेक्ट जो है तमाम लोगों के लिए, पंजाब सिर्फ एक जगह नहीं है। और ये बात नहीं है कि लाहौर में खुदा ना खास्ता हमारा वोट नहीं है। लाहौर में हमारा वोट वही वजूद है। और ये भी आपको पता है कि ये लोग जो भी जीतते रहे हैं लाहौर में, वो कोई ना किसी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कराची में 17 सीटें पीटीआई जीत जाए? ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर में 7-8 सीटें नून लीग के जीत जाए? ये कैसे मुमकिन है आप के काफ लीग आए तो लाहौर की सीटें जीत जाए? आपको पता है कि जब इस तरह के मामला होते हैं, कुछ लोग अपना किरदार अदा करते हैं। जी जी हमें आज फ्री फेयर इलेक्शन दे दे लाहौर में, खाली लाहौर में करा ले, पीपल्स पार्टी जो है अपना 13 सीटों में से 9 सीटें फिर जीत जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम 13 की 13 जीत जाएंगे, जी लेकिन हालांकि हम एक इंडिविजुअल के खिलाफ रहे हैं। हम लोग प्रोजेक्ट के कभी खिलाफ नहीं थे। प्रोजेक्ट करे, अगर जी मेट्रो बनाई है तो मेट्रो फिर वहां भावलपुर में बनाए। मेट्रो बनाई है तो मेट्रो मुल्तान में किसने बनाई? आके मुल्तान में पाकिस्तान
पार्टी ने बनाई। हमने जो है मोटरवे बनाई, हमने आके फैसलाबाद टू मुल्तान मोटरवे किसने बनाई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई। बात ये होती है कि जब प्रोजेक्ट आप करें तो उसका फायदा तमाम लोगों को होना चाहिए, कुछ चंद लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, चौधरी साहब एक और सवाल आपसे पूछना था। अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। मुख्तसर 2-3 सवाल पूछते हैं आपसे। एक तो देखें, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं कि मैं आई डोंट वांट टू ब्रिंग रिलीजन इन दिस पॉलिटिक डिस्कशन, कि इस्लाम ने हमें एक कुरान दिया और एक हदीस दी है, उसके बाद एक इज्तिहाद का रास्ता खोला गया है, ठीक है, कि ताकि एक ज़माने के लिहाज से, ज़रूरतों के लिहाज से, अब 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, ताकि वहाँ के जो एक मुसलमानों का थिंक टैंक हो और उलमा है या साइंसदान है, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज, नॉट ओनली के जो मदरसे के मुल्ला हैं या पार्लियामेंट है, वो एक तकाजों के लिहाज से, जो जो दुनिया के और तकाजे हैं उसके लिहाज से एक डिसीजन ले। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी जो होती हैं वो एक फलसफे की बुनियाद पे कायम होती हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फलसफे भी चेंज होते हैं। जैसे कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी बनी 70s में और 67 में, और इस वक्त 60s में और 70s में लेफ्ट की सियासत का एक पीक था, और पूरी दुनिया में लेफ्ट की सियासत हो रही थी। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी या भुट्टो साहब ने बात नहीं की थी, हर वक्त नेशनलाइजेशन का दौर था। अब रशिया टूटने के बाद और अब सोशलिज्म की और उसकी चीजें खत्म हो गई हैं। आप 2021 में अब जाने वाले हैं, 2020 में हैं, 21वीं सदी में खड़े हैं, हर वक्त के तकाजे होते हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी बात करती है, बिलावल साहब की स्पीच भी देखें, या बाकी जो भी लोग बात करते हैं, भुट्टो साहब की बात करते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, ठीक है, या उनकी फिलॉसफी, क्या आप ये नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी का जो थिंक टैंक है उनको एक ब्रॉड ग्रेटर एक जूरी बना के और एक पूरा कमरे में उनको बंद कर दिया जाए और 10 दिन का या महीनों का एक सेशन बनाया जाए थिंक टैंक, और एक जैसे रीब्रांडिंग करते हैं जो 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मंशूर को, बातों को, स्ट्रेटजी को, जैसे सोशल मीडिया है, अभी जो भी इशू इस वक्त हैं, नौजवान यसंत को कोई बनाने के लिए क्या सियासी इज्तिहाद की जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को, ताकि वो एक हम 67 में या 71 में ना खड़े रहें पीपल्स पार्टी, और 2021 की बात नहीं करें हम, 2021 से अल्लाह बिलावल साहब को जिंदगी दे, उन्होंने अगले 50 साल सियासत करनी है। तो क्या पीपल्स पार्टी के पास 1921 से लेके और 1931 तक का रोड मैप है? ताहिर राव साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की है और ये बात बिल्कुल आपकी बजा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नया आज के दौर के मुताबिक नया मंशूर बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम लोग बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में एक मंशूर कमेटी भी बनाएंगे और एक मंशूर नया बनाएंगे आज के दौर के मुताबिक। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल एक बात करूंगा, जितनी जरूरत भुट्टो साहब के दौर में थी नेशनलाइजेशन की, जितनी जरूरत भुट्टो साहब के दौर में थी हारियों की खुशहाली की, जितनी दौर भुट्टो साहब के दौर में थी अपना जेड़ा बावे ओही खावे, जितनी दौर भुट्टो साहब के दौर में थी जेनरिक नेम की, जितनी जरूरत भुट्टो साहब के दौर में थी कि गरीब से ऊपर लाया जाए, आज भी उसकी उतनी ही जरूरत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर में जो है अपना वर्ल्ड जो है वो चेंज हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिस गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है वो वर्ल्ड के मुताबिक नहीं है। आज हमें उसी फलसफे पे काम करने की जरूरत है। अगर आप मेरी जाती राय से, हमें वही फलसफे की जरूरत है जो भुट्टो साहब का फलसफा है। हमें वही फलसफे की जरूरत है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का फलसफा है। लेकिन आज का दौर आईटी का दौर है, आज का दौर जो है वो चेंज हो चुका है। आज हम अपना बिजनेस वर्ल्ड फोरम के साथ इंगेज्ड हैं। आज के दौर में हम सरहदें आज लोग जितनी जरूरत, मोहतरमा को कह दिया कि जी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो है वो मुल्क के साथ ये बात कर दी है। मैं कहता हूँ कि अगर यूरोप, मैं कहता हूँ, खुद कहता हूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि यूरोप अगर एक करेंसी की बात कर सकता है
तो क्या पाकिस्तान एक करेंसी की बात क्यों नहीं कर सकता? हम क्यों नहीं ट्रेड कर सकते एक करेंसी को? हम इस मुल्क, इस खित्ते की गुर्बत को क्यों नहीं मिटा सकते? सिर्फ हम गरीब नहीं हैं, इंडिया में हमसे ज्यादा लोग गरीब। हम श्रीलंका में एजुकेशन तो है, वहाँ 99% रेट है, लेकिन वहाँ भी गुर्बत की काफी हद तक है। आप जी, अगर बांग्लादेश में अगर गुर्बत आप है, सारे साउथ मुल्क में। साउथ एशिया, अगर साउथ एशिया के आप कंट्रीज को ले ले, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन बात यह है कि हमें जो है कुछ हुकूमतें हमें वो करने नहीं देती। मैं अपनी जाती राय में समझता हूँ कि आज सोशलिज्म की जरूरत है। हाँ, उसमें अमेंडमेंट हो सकती हैं, जी उसमें जो जो रशिया ने किया था, हम रशिया को लेके ना चले, लेकिन हमें ये तो कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं तुर्कमानिस्तान में सोशलिज्म नहीं है? वहां भी है। वहां पे हर बंदा जो पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसका घर और उसका फ्लैट पहले से मौजूद होता है। वो हमारे हिस्से, हमारे खित्ते का हिस्सा है। वो जी अफगानिस्तान के साथ उसकी सरहद लगती है। सो अगर वो मुल्क जो रशिया से आजाद होकर वो अपनी अवाम को कहता है कि जनाब जो बच्चा पैदा होगा उसको घर भी मिलेगा, उसको रोटी भी मिलेगी, उसको खाने पीने की मिलेगा, तो वो मेहनत भी करेगा। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नए सिरे से मंशूर की जरूरत है। मैं आपकी ये तजवीज जरूर अपने हाई लेवल पे दूंगा कि हमें नए मंशूर को दोबारा से अभी से ही हमें एक मंशूर को लिखना चाहिए, और मंशूर वो हो जिसमें एजुकेशन फ्री हो, मंशूर वो हो जिसमें हेल्थ फैसिलिटी फ्री हो, मंशूर हो जेड़ा वावे वही खावे, बिल्कुल। मंशूर वो हो कि लोगों को दवाई मुफ्त मिले, मंशूर वही हो कि हस्पताल ये ना हो। आप देखें कि कितनी बदकिस्मती है। आपने भी लाहौर की बात की है कि लाहौर की 1.5 करोड़ की आबादी हो चुकी है, तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ 4 है। भाई जी 1,000 बेड का हॉस्पिटल लाहौर की जो जहां से एंटर होते हैं वहां बनने में क्या मसला था? कोई उल्टा हुआ ये क्या कि हम समझते हैं कि यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी ना होने की वजह से बच्चे जो है वो भूखे मर जाते हैं, वो हेल्थ की फैसिलिटी ना होने से वो लोग मर जाते हैं। हेल्थ की फैसिलिटी ना होने से खवातीन जो हैं वो पेट में बच्चा मार देती हैं, या फैसिलिटी ना होने होने की वजह से लोग हॉस्पिटल में, एक एक दिल का हॉस्पिटल है लाहौर में, एक दिल का हॉस्पिटल कितने लोगों को सर्व कर सकता है वो? लोग तो कोरोना में लोग डरते मारे हॉस्पिटलों में नहीं गए कि हमें कोरोना में बुक कर लिया जाएगा। सर बात बिल्कुल आपकी ठीक है ताहिर राव साहब, कि हमें जो है वो दोबारा से एक आइन लिखना पड़ेगा, एक नई चीज देनी पड़ेगी अवाम को, जिसमें अवाम को, हाँ इन्होंने तो उम्मीद दी, अवाम की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जी लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो वादे करती है, वो चाहे भुट्टो साहब का दौर हो, चाहे बेनजीर भुट्टो साहब का दौर हो, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब का दौर हो, हमने जब वादे किए वो पूरे करेंगे। अगर अवाम ने हम पे एतमाद किया, और आने वाले इलेक्शन जो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द होने वाले हैं, अगर अवाम ने हम पे एतमाद किया तो हम अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और अवाम को खुशहाली देंगे। हम इस मुल्क को हमसायों के साथ, हम चाहते हैं कि ट्रेड हो, हम चाहते हैं कि हम हमसायों के साथ अमन के साथ रहें। देखें, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाये नहीं बदल सकते। हमें हमसायों के साथ अच्छी ट्रेड भी करनी चाहिए, हमसायों के साथ खुशहाली के साथ रहना चाहिए। एक इस खित्ते में अमन मुआहदा होना चाहिए। अब आप देखें कि जब से ये हुकूमत आई है, हमारे ईरान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, हमारे अपना अ, अ, हमारे जो अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है। हमने, चाइना हमारे सबसे अच्छा दोस्त था, हमने उसके साथ तल्लुकात खराब कर दिए। आप मुझे नहीं समझ आते कि इमरान खान जो है वो कौन से खित्ते में रहता है। मैं एक यहाँ एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा आपको, कि छोटी सी एग्जाम्पल है, वो ये है कि एक बंदर को अपना जंगल का बादशाह बना दिया गया। जो बादशाह था, जो शेर था, वो मुल्क से, उस जंगल से बाहर चला गया। तो वो जो है उसको बादशाह बना दिया गया। जब वो बादशाह के पास लोग गए तो उन्हें बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, बंदर साहब फलां जहाँ पे लड़ाई हो रही है। बादशाह एक टर्नी से चलता था, दूसरी टर्नी पे चला जाता था, यानी कि बंदर एक टर्नी पे गया, दूसरी टर्नी पे चला।
उसने कहा वहां भूख है। बादशाह ने दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पे छलांग लगा दी। उन्होंने कहा वहां पे लोग कत्लो गारत हो रही है। बादशाह ने चौथी टहनी पे छलांग लगा दी। उन्होंने उन्होंने कहा कि वहां पे अवाम भूखी मर गई है, कहर पड़ गया है, वहां कुछ खाने को नहीं है। वहां ये उन्होंने कहा मेरी आनियां देखो तो मेरी जानियां देखो, तानू की लगे मनु की लगे कि हो रहा है की नहीं हो रहा। तो इमरान खान सिर्फ यही देख रहा है कि मेरी आनियां देखो तो मेरी ये जानियां देखो, उसे अवाम का कोई दुख नहीं है। उसे क्या पता, आप अगर उसको दुख होता, वो अगर शौकत खानम के हॉस्पिटल में आपका कोई अजीज मुझे ये बता दे कि शौकत खानम हॉस्पिटल में कोई गया हो और उसका मुफ्त इलाज हो। वो तो कारोबारी बंदा है, वो कारोबार कर रहा है और वो अपने कारोबारी लोगों को लेकर आया, एटीएम मशीनों को लेकर आया था। और एटीएम मशीनें वो अब बड़ी गाला में एक सल्तनत उन्हें बनाई हुई है जहां से वो अहकाम चलते हैं और बुशरा बीबी के अहकाम चल रहे हैं और वो जिसको चाहती है उसको लगा देती है। और वो आपने देखा है कि इमरान खान जो है वो कहता है कि ये मुल्क जो है वो मैं आ गया हूँ, अब आप मेरा भाई बाप जो है वो स्टेब्लिशमेंट है, बस वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, बाकी अवाम दे जाने और उसका हाल जाने। जी चौधरी साहब, बस हमारे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, आप मुख्तसर से उसका जवाब दे दें। चूंकि आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है और बड़ा पॉलिटिकल वर्कर आप शुरू से रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से एक जो पीपल्स पार्टी के जो नजरियाती कारकुन हैं, जब आपने सियासत शुरू की होगी तो मेरे ख्याल में आप 18-20 साल की उम्र में आपने सियासत शुरू की होगी और उस वक्त पाकिस्तान की आबादी भी कोई 10-12 करोड़ होगी। अभी पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ हो गई है। क्या और आपने एक इंसान का एक वक्त होता है काम करने का, सियासत करने का, एक एनर्जी लेवल होता है, और पीपल्स पार्टी जैसे हमने जो बात की कि हमें नए मंशूर की और एक सियासी इज्तिहाद की जरूरत है ताकि अगले 10 साल का 20 साल का हम रोड मैप बनाए। तो क्या एक जो 18 साल का जो जुनूनी और एक अंत तक दिन रात काम करने वाला 20 साल का मुनव्वर अंजुम था, तो क्या अपने अगले 20 साल के लिए 10 साल का करने के लिए क्या पीपल्स पार्टी ने 18 साल के 10 मुनव्वर अंजुम तैयार कर लिए हैं ताकि वो अगले 10 साल के लिए 20 साल के लिए वैसे ही काम कर सकें जैसे कि मुनव्वर अंजुम पिछले 30 साल से कर रहा है या 40 साल से कर रहा है। बहुत अच्छी आपने बात की है। मैं 17 साल का था जब मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। शेख रशीद साहब थे, बाबा सोशलिज्म, जिनके साथ मैंने सियासत स्टार्ट की, और फिर कयूम निजामी साहब और बाकी सारे दोस्त हमारे उसमें शामिल हुए। और इसमें कोई शक नहीं है कि एनर्जी लेवल उस वक्त बड़ा हाई था और एनर्जी लेवल आज भी हाई है। और मेरा एनर्जी है। लेवल माशाल्लाह वो उस तो वक्त है। तक हाई, हाँ उस वक्त तक हाई रहेगा जब तक गरीब की गुर्बत खत्म नहीं होती। और मैं अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ कि हम मैं अपना किरदार अदा कर सकूं। वो अलग बात है कि मोहतरमा की शहादत के बाद मैं अपना वो किरदार अदा नहीं कर सका जो मुझे किरदार देना था। अगर जिंदा बीबी जिंदा होती तो वो किरदार मुझे मिलना था। बहरहाल मैं अपने लेवल पे उस किरदार को बिल्कुल बाखूबी निभा रहा हूँ। और बिलावल भुट्टो साहब ने मुझ पे जो इत्मीनाद किया है मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात बनाकर, मैं उनके इत्मीनाद पर इंशाल्लाह पूरा करूंगा। और मेरा एनर्जी लेवल आज भी पूरी तरह वैसे ही है जैसे पहले। जो आपने बात की है कि क्या आने वाले दौर में क्या रोड मैप या वो सिलसिला वैसे ही चलेगा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको पता है कि जब यंग लोग और एक्सपीरियंस लोग जो है वो आपस में मिलते हैं तो तरक्की होती है। वो पार्टी हो, वो कारोबार हो, या वो कोई मुल्क हो, या कुछ भी हो। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यंग है और उनके साथ मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी पिछले दिनों जब बिलावल हाउस में मेरी मुलाकात हुई तो वहां उन्होंने सब पार्टी के लीडर भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे बुजुर्गों की लिस्ट दे। इसका मतलब है कि वो यंग लोगों के साथ बुजुर्गों को भी लेके चलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली। ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो यंग ब्लड और बुजुर्गों का एक्सपीरियंस और यंग ब्लड के एनर्जी। मैं आपको एक बात छोटी सी बताना चाहूंगा। तो मैं दुबई में था, मोहतरमा बेनिन भुट्टो साहबा ने मुझे कहा कि मुझे ये बताओ कि मुनव्वर ये फलां बंदा मेरे पास आता है तो वो अपनी बात करता है, फलां बंदा आता है तो वो अपनी बात करता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहती है कि जो है आप फलां नामवर बंदे को मरवा भेजिए। तो मैंने बीबी से कहा कि बीबी आप जिसके कंधे पे हाथ रखेंगी वो नामवर बन जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी पिछले दिनों में जो है वो बात की कि जी मेरे जो है ये लोग बुज़दार क्या चीज़ है, ये लोग जो है वो अपना बहुत उनके बड़े, ये लोग बड़े लीडर हैं। मैं समझता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस पे हाथ रखेंगे वो बड़ा ही लीडर बन जाएगा।
जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लोगों पे हाथ रखा। अच्छा, मेरी उस तजवीज़ पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बहुत यंग लोग इंट्रोड्यूस किए। आपके सामने है रुखसाना, अपना फरजाना राजा हो जाए, बड़े यंग लोग उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए और एमपीए की टिकटें भी उन्होंने यंग लोगों को दी। और वो लॉर्ड जो है आज वही यंग लोग हैं, जैसे पलवश शाह है और प्रशा पलवश खान है, और इसी तरह और लोग यंग जो है वो ससी जो है, ये वही यंग लॉर्ड है जो आज मुल्क की के लिए बात कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यंग लोग इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और वो इंशाल्लाह वो यंग लोग और हम सब लोग मिलकर इस पार्टी को भी आगे लेके जाएंगे और इस मुल्क को भी आगे लेके जाएंगे। और वो मैं समझता हूँ कि आज भी, और इस पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, इस पीपल्स पार्टी में जो रहा वो हीरो, जो पीपल्स पार्टी छोड़ गया वो जीरो। उसकी मिसालें मैं देता हूँ। मुमताज भुट्टो पीपल्स पार्टी छोड़ गया वो जीरो हो गया, मुस्तफा जत्तोई छोड़ गया वो जीरो हो गया, जो अपना मिराज मोहम्मद खान छोड़ के गया, शेरपा छोड़ के गया, जो इस पार्टी को छोड़ के गया वो जीरो हो गया, और जो इस पार्टी में रहा वो हीरो हो गया। आज भी पीपल्स पार्टी में जो रहेंगे वो हीरो ही रहेंगे, और जो छोड़ जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, वो जो आपके सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बीबी के साथ बहुत करीब थे, वो जो छोड़ गए वो जीरो हैं इस वक्त। आज जी मैं खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर जो टॉप लीडरशिप है, 7 लोग हैं। मैं पार्टी का वर्कर हूँ, ना मैं सरमायादार हूँ, ना मेरी को मैं जागीरदार हूँ। मेरे जैसे बंदे को मोहतरमा ने अपना स्पोक्स पर्सन बनाया, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना मीडिया मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी बनाया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, और मैं मरते दम तक इस पार्टी का वफादार हूँ। मैं अपना आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हूँ, और मेरी आने वाली नस्लें भी इस पीपल्स पार्टी ने जो बड़ी इज्जत और एहतराम दिया है, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो मुझे एहतराम दी है, मैं उसका उनका देना नहीं दे सकता। और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे जो मुकाम दिया है, उन लोगों में आप वो देख ले, जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो मरकजी सेक्टर जो लोग हैं, वो लोग 7-8 लोग हैं, उनमें सारे माशाल्लाह ठीक ठाक लोग हैं। और मैं एक पार्टी वर्कर हूँ जो बुनियादी कारकुन हूँ, और मैं भी उनके साथ बैठता हूँ। मैं फख्र भी महसूस करता हूँ और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ। और मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ट्रेनिंग जो मुझे मिली है, मैं उसका किरदार अदा करना चाहता हूँ। और आपको पता है कि मैंने नवाज शरीफ के साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सुलह करवाई थी। ये भी आप लोगों को याद होगा, मैं सऊदी अरबिया गया था, और मैं इक़्तिदार में लाने में भी, इस पार्टी को इक़्तिदार में लाने में अपना किरदार अदा किया। और मैंने जितनी भी, चाहे वो आर्मी के साथ मुलाकातें हैं, चाहे वो आईएसआई के साथ मुलाकातें हैं, लोगों ने कहा कि ये मुनव्वर अंजम फलां बंदे से मिला, लेकिन बीबी के इल्म में था कि मैं किससे मिलता हूँ किससे नहीं मिलता। बीबी की इजाजत से मिला, बीबी के हुक्म पर मिला। अगर मैं अपनी जात के लिए मिलता तो शायद मुझे काफ लीग में ही मुझे ऑफर होगी थी कि मैं फेडरल मिनिस्टर उस वक्त ही बन जाता, लेकिन मैं बीपी के साथ वफादार था, मैंने उसको ठुकरा दिया। अगर काफ लीग का सीनियर लीडर मेरा ये प्रोग्राम सुनेगी तो उनको याद होगा कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपका जो स्टेटस है, जो लेवल है, हम आपको देते हैं, लेकिन मैंने अपने पैर की नोक से ठुकरा दिया, और मैं मोहतरमा का वफादार रहा। और मैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं कारकुन हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और मैं कारकुन रहूंगा, उनके साथ वफादार रहूंगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपनी बाकी जिंदगी भी उनके साथ गुजारूंगा। और मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दी हुई ट्रेनिंग अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम आएगी, और इंशाल्लाह मैं इस पीपल्स पार्टी को, और मेरा ये वादा है अपनी अवाम से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान की अवाम की आखिरी उम्मीद है, और उनकी उम्मीद पूरी होगी। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आज़म होंगे, और इंशाल्लाह इस अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, और मैं अपना किरदार बाखूबी निभाऊंगा, जैसे मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ वादा किया था। और फिर आपने देखा कि मेरे 10 साल जो मोहतरमा के साथ मैंने गुजारे, और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाने में मैं अपना किरदार अदा किया। और यहाँ पे आपको पता है मुनीर हंस साहब जो यूएई के सदर हैं, और अब तो वो पूरे गल्फ के सदर हैं, उनको उनके इल्म में है
उनके इल्म में है कि मैंने जो पीपल्स पार्टी के लिए किया और जो मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के हुक्म पे किया। मुझे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सेनेट का भी इलेक्शन का टिकट दे दिया था, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुझे कहा कि मुनव्वर मैं आपको टिकट दे रही हूँ, आप मेरे सेनेटर भी हो, मेरे गवर्नर भी हो, और इसका गवाह टप्पी साहब भी हैं जो दुबई में हैं, उनके सामने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा था मुझे, लेकिन वो दुनिया में नहीं रही। लेकिन मैं उनके आज भी उनको याद करता हूँ और उनके दुआ भी करता हूँ, और उन्होंने जो इज्जत और एहतराम दिया मेरे दिल में, और मेरी आने वाली नस्लें भी जो है वो इज्जत और एहतराम का वो पालन रखेंगी, और मेरे बच्चे भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफादार रहेंगे। बहुत सारे लीडरों को मैं जानता हूँ जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, जो इसी डिफेंस में रहते हैं, जिनके बच्चों ने तरीके इंसाफ को वोट दिया, लेकिन मेरे बच्चों ने तरीके इंसाफ को वोट नहीं दिया था, पाकिस्तान पार्टी को वोट दिया था, और आइंदा भी बहुत देगी। शुक्रिया ना कि चौधरी वोट मनोहर रंजन साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मनोहर रंजन साहब, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, बड़ा आपने खुल के बात की, हर मौके पर हर टॉपिक पे हमने बात की, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पे बात की, हमने उसकी हुकूमत की कारकर्दगी पे बात की। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, दोबारा भी आपको किसी प्रोग्राम में लेंगे। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम लाइव विद ताहिर राव। नाजरीन, आप ग्लोबल न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारा प्रोग्राम आपको फौरी तौर पर पहुंच के। अल्लाह हाफिज, अपना अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।